Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, हम लोग जिंक फैमिली के अंदर नेक्स्ट हेडिंग लेने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, एक्शन ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, तो हैलाइड्स की जो रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से होती हैं, तो ध्यान देना। यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट हैं, जिंक हो गया, कैडमियम एंड मरकरी, ये बच्चों डायरेक्ट हेलोजन से कंबाइन करते हैं। और डायरेक्ट हेलोजन से, बिकॉज हेलोजन की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है ना, तो उससे बड़ा ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब डायरेक्टली कंबाइन करते हैं हेलोजन से और बनाते हैं MX2 टाइप सॉल्ट। ठीक है, इस कैटेगरी का सॉल्ट ये करते हैं फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड आपको मिलने वाला है MX के अंदर, जो बॉन्ड मिलने वाला है वो बॉन्ड एक्चुअली में आपका आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, या फिर आपका कोवलेंट बॉन्ड है। किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे किस कंपाउंड के साथ होगी, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। तो आपको पता है, जब हमने एस ब्लॉक डिस्कस किया था, बाकी फैमिलीज भी डिस्कस करी थी, तो नेचर ऑफ बॉन्ड, जो आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे आयोनिक प्रॉपर्टी पोलैरिटी आपकी डेवलप होने वाली है बिकॉज हेलोजेंस आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और ये मेटल्स आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। तो अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड आपका डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, तो बच्चों ध्यान देना, पोलराइजेशन पावर पे। पहला पॉइंट आपका रहेगा, ध्यान दो, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर पे आपका डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ पे नेचर, जो बॉन्ड का नेचर किस तरीके से होगा। और पोलराइजेशन पावर इज डिफाइंड फॉर कैटायन ओनली। ठीक है, ये कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, इनकी आयनेशन एनर्जी वैल्यू काफ़ी कम होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। तो जो कैटाइंस की पोलराइजेशन पावर है उस पर डिपेंड करने वाला है। और किस पे डिपेंड करता है, ध्यान दो बच्चों, और डिपेंड करता है पोलराइजबिलिटी पे। ठीक है, तो पोलराइजबिलिटी एक टर्म है बच्चों, और ये टर्म हम लोग यूज करते हैं फॉर द एनायन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो एनाइंस, तो कैटाइंस और एनाइंस, कैटाइन के लिए हम लोग बेटा टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं पोलराइजिंग पावर, और एनाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं पोलराइजबिलिटी। तो इनकी जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज किस तरीके से होगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो, जिंक से लेके हम लोग मूव कर रहे हैं मरकरी तक। ठीक है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो ये देखा गया है कि जो पोलराइजिंग पावर, मैं पीपी लिख रहा हूँ, पोलराइजिंग पावर, अगर आप जिंक से मरकरी की तरह ट्रेवल कर रहे हो तो पोलराइजेशन पावर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, इनक्रीज करती है। नोट करो इसे, पोलराइजिंग पावर की वैल्यू क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी फ्रॉम जिंक टू मरकरी। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लोरीन से आयोडीन की, तो ध्यान दो बच्चों, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपकी जो पोलराइजिंग पावर होगी, जरा उसके बारे में बताओ आपका क्या होगा। यहाँ पोलराइजेबिलिटी टर्म क्या यूज़ करने वाले हैं, तो मैं तो आपको पोलराइजिंग पावर के बेस पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जिंक से मरकरी की तरफ अगर आप जाओगे तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करती है, और फ्लोरीन से आप आयोडीन की तरफ जाओगे तो भी आपकी पोलराइजिंग पावर क्या करती है, इंक्रीज करती है। ध्यान दो, इन दोनों केस में डाउन द ग्रुप जाने पे पोलराइजिंग पावर क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। अब इसके साथ मैं कोवलेंट नेचर की तरफ मूव करूं, तो कोवलेंट नेचर ऑफ हैलाइड आपका इंक्रीज करता है फ्रॉम जिंक टू मरकरी। ठीक है, तो जिंक से अगर आप मरकरी की तरफ मूव करोगे तो इस केस में आपकी पोलराइजिंग पावर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो कोवलेंट नेचर है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, प्रॉपर्टीज भी आपकी, वो जो नेचर है, जो परसेंटेज है, जो कोवलेंट नेचर ऑफ हैलाइड क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा फ्रॉम जिंक टू मरकरी। वो इसी तरीके से बात करें तो सेम पैटर्न फॉलो फॉर द हेलोजेंस, फ्लोरीन की आयोडीन भी आपकी जो पोलराइजिंग पावर है वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ भी आपका जो कोवलेंट नेचर है वो आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद जब यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे मैं आप कंपाउंड लेने वाला हूँ। तो ध्यान दो, एक स्पेसिफिक आपका यहाँ पे हाईलाइट होता है HgI2 मरकरी का। ध्यान दो, ये जो आपका है इस पर्टिकुलर कंपाउंड को छोड़ के, इस आयोडाइड को छोड़ के, बाकी आपके जितने भी हैलाइड्स आपके बनेंगे, है ना, चाहे कैडमियम का हो चाहे जिंक का हो, आपके फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, वो सब के सब आपको देखने को मिलते हैं ऑल आर एन
ऑल आर इन वाइट सॉलिड्स। ठीक है, सबके सब आपको वाइट सॉलिड्स के ही फेज में देखने को मिलेंगे, अदर देन HgI2। HgI2 आपको वाइट में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपके हैलाइड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है और इजली वोलेटाइल हो जाते हैं, ये तो हम पहले देख चुके हैं। लेकिन HgI2 जो होता है उसका कलर बच्चों कैसा, रेड कलर। ठीक है, ये रेड मिलेगा, बाकी सबके सब मिलते हैं आपको वाइट के अंदर। फिर इसके बाद क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसको हीट करता हूँ, हीट करूँगा तो बच्चों यहाँ पे आपको येलो कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जितने भी आपके हैलाइड्स हैं उन सबको अगर मैं हीट करता हूँ तो हीट करने पे अदर देन फ्लोराइड्स के जो हैलाइड्स, फ्लोराइड्स के कंपाउंड हैं, सॉल्ट, उनको छोड़ के बाकी आपको कंपाउंड दो स्टेट के अंदर देखने को, बिकॉज ये आयोनिक हैं तो ये इस तरीके से मिलते हैं, MX3 माइनस प्लस MX4-2। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आयन्स के फेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 टाइप के आपके हैलाइड आयन का यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा हैलो कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, नेक्स्ट बात हम, ये तो आपका हैलाइड का फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आपकी पोलराइजिंग पावर को लेके, कभी क्वेश्चन आएगा कोवलेंट नेचर को लेके, तो भी आप डिस्कस कर सकते हो, आयोनिक नेचर को तो भी आप बता सकते हो, जो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं सल्फाइड को लेके। तो सल्फाइड को लेके क्वेश्चन जो बनते हैं वो कलर को लेके बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं सल्फाइड्स पे, जहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो सल्फर है जब वो रिएक्शन परफॉर्म करता है इन कंपाउंड के साथ, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक जनरल कैटेगरी MS टाइप। ठीक है, MS टाइप के सल्फाइड आपके फॉर्म होंगे, जहाँ पे देखना आपको ये है कि इनके जो कलर इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जिंक सल्फाइड होगा तो इसका बच्चों कलर होता है वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर। इसके बाद बात करें तो कैडमियम सल्फाइड आपको आएगा, तो इसका कलर होता है आपका येलो कलर। ठीक, इसके बाद आता है आपका मरकरी का सल्फाइड, तो ये बच्चों आपको मिलता है ब्लैक कलर का है। ठीक है, ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट कलर हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी को लेके। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये तो आपको पता है यहाँ पे कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है, डाउन द ग्रुप आने पे, मतलब पहले तो आपका जिंक आएगा, लास्ट में आपको मिलेगा मरकरी। तो डाउन द ग्रुप टेबल करने पे जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी सल्फाइड्स की वो आपकी करती है डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड बेटा जो हमारे डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनके साथ ईजिली सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी करेगा, रिएक्शन फीजिबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैडमियम सल्फाइड, ये भी आपका सॉल्युबल होता है बच्चों, डाइल्यूट में नहीं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स के साथ। ठीक है, ये सब मेटल्स हैं, हाँ, तो हम एसिड को लेकर डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसके साथ मरकरी के सल्फाइड के साथ। तो ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं एसिड डालूंगा तो चाहे कॉन्सनट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, उसके साथ बच्चों होता है इनसॉल्युबल। लेकिन जब यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्वारेजिया, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे AQUA, अगर मैं यहाँ पे एक्वा रेजिया यूज करूँगा तो ये उसके साथ आपका सॉल्युबल होगा। तो मैं फिर से रिपीट करूँ, जिंक सल्फाइड बच्चों डाइल्यूट के साथ ही सॉल्युबल हो जाता है, GDS कॉन्सेंट्रेटेड के साथ आसानी से आपका सॉल्युबल हो जाएगा, बट HGS नहीं डाइल्यूट नहीं कॉन्सेंट्रेटेड के साथ आपका सॉल्युबल होगा, ये बेटा एक्वा रेजिया के साथ आसानी से सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता है। तो सॉल्युबिलिटी को लेके क्वेश्चंस आएगा तो भी बिल्कुल आप कर पाओगे, मैं रिएक्टिविटी को लेके भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने ऑक्सी एसिड्स का। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स फॉर द जिंक फैमिली। तो जिंक फैमिली के जो आपके ऑक्सी एसिड्स हैं, जहाँ पे आपको मैं रिलेट करूँगा, जैसे बच्चों सल्फेट, ध्यान दो, सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो एसीटेट हो गया, एंड नेक्स्ट इज परक्लोरेट। ठीक है, परक्लोरेट्स हो गए। तो ये आपके जो भी यहाँ पे मेटल गिवन है उन मेटल के, मतलब जिंक, जो आपका जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके सल्फेट हों, उनके नाइट्रेट्स हों, उनके एसीटेट हों, उनके परक्लोरेट्स हों, तो ये आसानी से सब के सब बच्चों क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से बच्चों क्या करते हैं, अपनी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ
तो इन्हीं मेटल्स के कार्बोनेट एंड ऑक्सलेट, ध्यान दो बच्चों, इन्हीं मेटल्स के कार्बोनेट एंड ऑक्सलेट, ठीक है, ये आपके रहते हैं इनसॉल्युबल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों यहाँ पे आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, तो यहाँ पे रहते हैं आपके इनसॉल्युबल, ठीक है। इनसॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आपको कराने को मिल सकती है। आपको वहाँ पे बहुत से बच्चे रिएक्शन बना के आ जाते हैं आयन एक्सचेंज करके, लेकिन आपको ध्यान ये पॉइंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस थर्मल स्टेबिलिटी को लेके। तो थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों इनकी काफ़ी कम होती है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं हीट सप्लाई करेंगे तो ये डिकम्पोज कर जाते हैं। और जिंक से अगर मैं मरकरी तरफ जाऊँ तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, जो रेट है, वो आपका बढ़ता है, ठीक है। तो देखते हैं जरा यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन कराने पे क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। जैसे बटन लेते हैं जिंक का कार्बोनेट, इसे आप हीट करोगे तो यहाँ से मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ कार्बोनेट। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों जिंक सल्फेट, इसकी 2 मोल्स बच्चों लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग हीट कर देते हैं तो यहाँ से मिलता है 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस बच्चों 2 मोल्स ऑफ SO2 गैस प्लस आपको मिलता है ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, जिंक के अगर हम नाइट्रेट लेके आते हैं ZnNO3 ट्वाइस, अपने अगर इसको हीट कर दिया तो यहाँ से मिलेगा 2 मोल्स को बैलेंस करते हैं तो यहाँ से आपका ये 2 मोल्स हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ ZnO मिलेगा प्लस बेटा NO2 गैस आपके बाहर जाएगी, इंपॉर्टेंट है, सर्कल में कर रहा हूँ, SO2 को भी, प्लस यहाँ से आपको मिलेगा ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट बात करूँ मैं मर्क्यूरी को लेके कार्बोनेट को, तो यहाँ से इसको अगर मैं हीट करूँगा तो यहाँ से मिलेगा HCO, ठीक है, प्लस आपको मिलेगा मरकरी एंड बच जाएगा यहाँ से CO2। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फेट, मरकरी का सल्फेट होगा, तो अगर इसको हीट करते हैं तो यहाँ से बच्चों मिलता है Hg2SO4, ठीक है, मर्क्यूरियस वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना जो मैंने बताया था, प्लस यहाँ से आपको मरकरी मिलेगा एज वेल एज सल्फेट है तो SO2 गैस भी जाएगी और लास्ट में आपको मिलेगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी में HgNO3 ट्वाइस, इसकी 2 मोल्स, यहाँ पे इसके 3 मोल्स रहते हैं, तो यहाँ से इसको बच्चों हम इसको हीट करते हैं तो मिलता है 2 मोल्स ऑफ HgO प्लस 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस, मैंने सर्कल किया, इंपॉर्टेंट है, NO2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर मिलने वाला है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ अदर रिएक्शंस को लेके, जहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है कि जो हमारा ये जो आपके एलिमेंट्स हैं जिंक फैमिली के, ये आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी को भी होल्ड करते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि साइनाइड आयन हो बच्चों, कौन कौन से, या तो साइनाइड आयन हो या फिर आपका अमोनिया हो या फिर आपके हैलाइड आयन हो, ठीक है, या फिर अदर लिगेंड हो सकते हैं जो लिविस बेस की हम बात करते हैं, तो उनके साथ कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है। जहाँ पे हम स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मरकरी बच्चों आपके Hg+2 के अंदर डिफाइन करता है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, जब ये कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, इट इज मच मोर स्टेबल, ठीक है, एज कम्पेयर टू Zn+2 एंड Cd+2। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो उनके कंपैरिजन में ये जो Hg+2 के जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स आपके साइनाइड के हो सकते हैं, अमोनिया के हो सकते हैं, हैलाइड आयन के हो सकते हैं या अदर लिगेंड्स के होंगे। तो ध्यान हमेशा देना है कि Mg+2 का जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा उसकी स्टेबिलिटी Zn+2 और Cd+2 से क्या होगा, आपकी मैक्सिमम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जिंक और कैडमियम के लिए आता है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 4। ध्यान देना, जो कोऑर्डिनेशन में बेटा फॉर द जिंक एंड कैडमियम कितना आएगा आपका 4 जनरली, लेकिन कुछ अदर स्पीसीज हैं जहाँ पे आपको 6 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, वो आपके बाइलेटेड लिगेंड हो सकते हैं तो उनके साथ आपको यहाँ पे देखने को 4 ही मिलता है। बाकी मरकरी आपका 2 भी करता है, 4 भी डिफाइन करता है, वो हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया ये रखना है स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं एलॉय में, तो जिंक आपके एलॉय का फॉर्मेशन करता है अदर एलिमेंट के साथ, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिल्वर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ भी देखा था, और कॉपर के अंदर भी हम लोगों ने पहले ही देखा था। और कैडमियम का हम यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन करने के लिए, लेड के साथ यूज करते हैं, बिस्मथ के साथ यूज करते हैं, टिन के साथ यूज करते हैं, बट कीप इन माइंड मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम लोग करते हैं कैडमियम का यूज।
और मरकरी बच्चों आपको पता है एमलगम डिफरेंट टाइप के मेटल से कंबाइन करता है, एमलगम का फॉर्मेशन करता है, सोडियम एमलगम वगैरह हमने NaSG वगैरह ये पढ़ा था। ये सब यहाँ तक आपका हो गया कवर। अब चलते हैं बच्चों हम लोग कुछ अदर रिएक्शंस की तरफ। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को लेके। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं फॉर द H2SO4। तो यस, अगर बच्चों हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेके आए थे तो आपको पता है इसका स्टेप पता ही बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड केस में होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में SO2 को रिलीज करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन भी देखने को आपको मिलेगा। नाउ कॉन्टेक्ट विद जिंक, तो जिंक के साथ बच्चों फिर से एक बार H2SO4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो बच्चों जिंक आपका ऑक्सीडाइज करेगा, 0 से बेटा +2 में चला जाएगा, मतलब ZnSO4 को फॉर्म कर लेगा और प्लस यहाँ से मिलेगा फाइनली आपको वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेप। 2 स्टेप में मैंने फिनिश किया है। नाउ हैव टू कैंसिल आउट, ये आपकी नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। इधर से मिलेगा जिंक प्लस 1 मोल ऊपर 1 मोल यहाँ पे, टोटल आपको 2 मोल्स मिल जाएंगे H2SO4 के, और ये कन्वर्ट होगा बेटा ZnSO4 के अंदर और प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बताऊँ मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो आपको पता है कि जिंक के साथ अगर हम यूज करते हैं HNO3 इफ़ इट इज़ ए डाइल्यूट, तो आपको पता है यहाँ से आपको NO गैस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो आपके ये है कि डाइल्यूट अगर HNO3 होगा तो अमोनियम नाइट्रेट आपको बनता है मेजॉरिटी में। तो पहली स्टेप में देखो ध्यान से क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में आपको मिलता है ZnNO3 ट्वाइस प्लस आपके 2 निशेंट हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे ट्वाइस हो जाता है और यहाँ पे 2 निशेंट। आप देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से आपका 2 मोल्स ऑफ HNO3 कॉन्टेक्ट विद 8 मोल्स ऑफ निशेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ से बेटा मैं बैलेंसिंग को लेके बात कर रहा हूँ, NH4NO3 बनेगा प्लस बनेगा 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो ये रिजल्टेंट आपकी रिएक्शन जो होती है वहाँ पे आपको मिलेगा कितना, ऊपर से आपको 4 मोल मिल जाएगा जिंक मल्टीप्लाई करने पे, प्लस 4 दूनी 8, ऊपर से 8 HNO3 दो नीचे से, तो आपका 10 मोल्स ऑफ HNO3 मिलेगा और रिजल्टेंट में आपको मिल जाएगा 4 मोल्स ऑफ ZnNO3 ट्वाइस प्लस NO2 NO भी गैस मिलता है, N2O भी गैस मिलता है, ध्यान देना। ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्लस आपको मिलेगा 5 मोल्स ऑफ वाटर। बट अगर हम NCERT की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे N2O लिखा है और NO गैस भी आपकी लिटिल बिट अमाउंट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने सिर्फ डाइल्यूट वर्ड यूज किया था, है ना। तो उस केस में आपको यहाँ पे N2O आपको जनरली देखने को मिलेगा, NO3 ट्वाइस मिलेगा, N2 मिलेगा, बाकी आपको इस तरीके से मिल जाएगा ना, इसमें कोई आपका डाउट नहीं होगा। लेकिन ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका डाउट करता है कि ये कंपाउंड जो मिलता है वो मिलता है वेरी डाइल्यूट में। ध्यान दो, ये वेरी डाइल्यूट में, लेकिन डाइल्यूट केस में भी मिलता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और इन केस ऑफ अगर आपका डाइल्यूट सिर्फ लिखा है तो उस केस में आपको यहाँ से N2O मिल जाता है। ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर उसने लिया है वेरी डाइल्यूट और उसने वेरी डाइल्यूट वाला केस लिया है तो फिर आपका सॉल्ट मिलेगा, वो भी मिलेगा NH4NO3, सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ आपका उसने डाइल्यूट लिया HNO3 तो फिर आपको मिल जाएगा वहाँ से N2O। क्या आपको मेरी बात समझ में इतनी आ रही है? क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड की। तो आपको NO2 गैस मिलेगी, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे जिनकी कुछ आपके अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस रिएक्शंस हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला कंपाउंड आपको मिलेगा जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपाउंड लेने वाले हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे ZnCl2। इसमें जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर आपका वाटर की क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो बच्चों 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं बच्चा, हम लोग जिंक ऑक्साइड के साथ हम लेके आते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ से मिलता है ZnCl2 प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर बात करूँ जिंक के ऑक्साइड हो जाएंगे, या जिंक के कार्बोनेट ले लो आप, या जिंक के हाइड्रोक्साइड ले लो, उनकी रिएक्शंस करानी है आपको सिर्फ HCl के साथ। तो मैंने ऑक्साइड करा दिया, आप कार्बोनेट ले लो, जिंक कार्बोनेट इन दी प्रेजेंस ऑफ
2 मोल्स ऑफ HCl। आंसर आपको मिल जाएगा वही ZnCl2 मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस आपको मिलेगा वाटर। इसी तरीके से अगर आप जिंक का हाइड्रोक्साइड लेते हो तो भी आपको आंसर देखने को मिलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ 2 HCl, और बच्चों ये मिलेगा ZnCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इन रिएक्शन में आसानी से आपको हर जगह कॉमन मिल रहा है ZnCl2। क्लियर है ये। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के अंदर डिस्कस किया गया है ना, उस कॉन्सेप्ट को हम लेने वाले हैं, ध्यान देना। अगर आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को क्या आप ऑब्टेंड कर सकते हो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ जिंक क्लोराइड से। मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब हो गया आपका ZnCl2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आप सिंपल सोचो कि अगर मैं इसे हीट करूं तो हीट करने पे आपको क्या लगता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर चला जाएगा और ZnCl2 आपको मिल जाएगा। ये आपका इनकरेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रेटेड या फिर जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ZnCl2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके, जिसमें हम बात करें हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ। तो यहाँ से आपका जो आंसर मिलता है वो फर्स्ट आंसर मिलता है जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। क्या मिलता है? ZnOHCl, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसको बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान दो इधर, Zn के साथ बैलेंस इसकी 2 होती है तो यहाँ पे एक OH इधर, यहाँ पे आपका ही Cl, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड आपको मिलेगा, इट इज एक्चुअली बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर अगर आपको जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड को नाव अब आपको हीट करना है, तो अब आप हीट करोगे तो यहाँ से फिर आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड, और यहाँ से HCl जो होगा वो आपका बाहर चला जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सीधा क्या करते हैं, ZnCl2 को निकालते हैं, आंसर टिक करके जाते हैं, पहला ऑप्शन मिल जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ZnCl2 के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि हेलोजन से डायरेक्ट कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद बच्चों क्या करते हैं, लेकिन ध्यान ये देना कि जिंक जो होगा वो बच्चों ड्राई क्लोरीन, ध्यान दो, ड्राई क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बच्चों फॉर्म करेगा ZnCl2। इंपॉर्टेंट है ड्राई क्लोरीन, है ना। इसके बाद अगर मैं जिंक से बेटा अगर मैं HCl को यूज करूँ तो इट इज़ ऑल्सो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, HCl गैस की फेज में। तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा ZnCl2 प्लस आपकी H2 गैस यहाँ से होगी रिलीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राई, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा एक रिएक्शन और आपकी रहती है जिंक की HgCl2 के साथ, ठीक है, दिस इज मर्क्यूरी क्लोराइड। तो यहाँ से आपको मिलता है ZnCl2 प्लस आपको मिलेगा मरकरी, ठीक है। तो ऊपर की दोनों रिएक्शंस आपकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीचे रिएक्शन इतनी खास इंपॉर्टेंट आपकी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना। यस, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आपका जो कलर है वो कैसा होता है, इट इज़ ए वाइट सॉलिड, डेली क्वेश्चन होता है, और सोल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो बच्चों से मिलता है जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, या फिर आपको मिलेगा जिंक ऑक्सी क्लोराइड। ये समझो ध्यान से। तो ये रहा बेटा हमारे पास ZnCl2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये इट इज एक्चुअली, अब ये आपको जो मिलता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं सिंपल ZnCl2 की बात करूँ, इट इज एक्चुअली एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ जिंक क्लोराइड, ये व्हाइट होगा। आपको ZnCl2 की बात कर रहा हूँ सर, ZnCl2 आपको व्हाइट मिलेगा, डेलिक्वेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लेगा आसानी से और एक कंपाउंड बना लेगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं बच्चों यहाँ से हीट कर देता हूँ तो हीट करने से यहाँ से मिलते हैं बेटा दो कंपाउंड मिल सकते हैं। पहला कंपाउंड बच्चों अगर इसके आपके ZnCl2 के .2 वाटर मॉलिक्यूल्स के 1 मोल्स होते हैं तो मिलता है जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मतलब ZnOHCl। इसका अगर 1 मोल्स होगा तो, और प्लस आपको मिलेगा यहाँ से HCl प्लस मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर इसके यहाँ पे 2 मोल्स आते हैं, ZnCl2 वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर इसके 2 मोल्स होंगे तो फिर हीट करने से यहाँ से आपको मिलता है Zn2OCl2 प्लस मिलता है 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, और ये जो कंपाउंड है ये बच्चों होता है जिंक ऑक्सी क्लोराइड। दिस इज द जिंक ऑक्सी क्लोराइड,
ये होता है जिंक ऑक्सी क्लोराइड, और ऊपर वाला आपको होता है जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। समझ में आ गया? यस। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ZnCl2 के साथ अगर मैं पास कराता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सर्कुलेशन करा देता हूँ ZnCl2 के साथ, तो फिर यहाँ से मिलता है आपको जिंक सल्फाइड प्लस मिलता है 2 मोल्स ऑफ HCl, जिंक सल्फाइड एंड 2 मोल्स ऑफ HCl। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ZnCl2 के साथ अगर बच्चों में पास कराऊँ 2 मोल्स ऑफ NaOH, आप आंसर कर पाओगे। फर्स्ट में तो आपको मिल जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस मिलेगा आपका 2 मोल्स ऑफ NaCl, और इसी के साथ अगर आपका जिंक हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ है इट इज़ फर्दर रिएक्ट विद NaOH। हम लोगों ने अभी बात भी करी थी एक्वस NaOH की रिएक्शन, वो कंप्लीट रिएक्शन है। तो यहाँ से फिर मिलता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 मिलता है, प्लस मिलता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट सोडियम जिंकेट। क्लियर होगा यहाँ तक? यस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर बच्चों जैसे बात करती है अमोनिया हो साइनाइड हो तो उनके साथ बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, एडिशनल कंपाउंड भी फॉर्म करता है, तो उस पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो कंपाउंड आपका आएगा इट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को बेटा हम लोग बोलते हैं वाइट बिट्रॉल, ठीक है, वाइट बिट्रॉल हम बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ZnSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। जिंक सल्फेट इज ए वाइट बिट्रॉल बोलते हैं, जिंक सल्फेट है आपका। अब ये क्वेश्चन है इसका हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है Zn+2 दिख रहा है, सेकेंड पार्ट आपको दिख रहा है सल्फेट दिख रहा है। तो आप ऐसा करो, यहाँ से जो भी कंपाउंड लो सल्फेट के लिए वो आपको लेना पड़ेगा यहाँ से H2SO4। तो H2SO4 के साथ इट इज अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ आप फॉलो कर लो जिंक फॉलो कर सकते हो, जिंक का ऑक्साइड फॉलो कर सकते हो, जिंक की कार्बोनेट फॉलो कर सकते हो। तो लेते हैं यहाँ पे जिंक के साथ हम लेते हैं पहले H2SO4। तो यहाँ से आंसर मिलेगा आपको ZnSO4 प्लस आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, जिंक का ऑक्साइड ले लो आप, इसके साथ H2SO4 ले सकते हो। तो यहाँ से आप भी आपको आंसर मिलेगा ZnSO4 प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक कार्बोनेट होगा, उसके साथ अगर हम लेके आएंगे H2SO4 इट इज़ अ डाइल्यूटेड, तो फिर आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। कार्बोनेट है तो आपकी CO2 गैस भी यहाँ से होगी रिलीज। तो ये तीनों ही रिएक्शन हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से यहाँ पे हम आपका वाइट बिट्रोल का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बेटा बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रिपरेशन आपको समझ में आ गई होगी हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो गिवन कंपाउंड है गिवन कंपाउंड में ही हिडन है कि आप किस तरीके से कौन सा कंपाउंड आप वहाँ पे लोगे रिएक्टेंट के फॉर्म में। प्रॉपर्टीज बात करते हैं, सबसे फर्स्ट कंपाउंड में ऑब्वियसली बेटा व्हाइट का नाम, व्हाइट का मतलब बेटा इट इज ए कलरलेस, कलरलेस होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ये, ठीक है। और इसके साथ बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल विद H2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जब हीटिंग की बात करूँ समझना ध्यान से, ZnSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर आप हीट कर देते हो एबव 39 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दो बच्चों, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं कि लेस देन होना चाहिए आपका 70 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों कंडीशन। इस पर अगर आप हीट करोगे तो यहाँ से मिलता है ZnSO4.6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये फिक्स कंडीशंस हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिलेगा 1 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा। इसके बाद अब ये कंपाउंड फॉर्म हो चुका है 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो अब बच्चों यहाँ पे हम हीट करते हैं मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से बच्चों आपको मिलता है ZnSO4.1 वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे। फिर इसे आप हीट करते हो मोर देन 280 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, तो आपको सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर मिलेगा, आपको एनहाइड्रस जिंक सल्फेट। और फिर इसके बाद भी अगर आप इसे हीट करते हो मतलब मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा ये जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस मिलेगी आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो टेम्परेचर के बेस पे किस तरीके से यहाँ पे आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो डिफाइन किया गया है, आप एक कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म हुए हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी यहाँ से एक्चुअली में क्या होता है कि जो हम SO2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, है ना,
कि जिंक ऑक्साइड बना सर और SO3 गैस बन चुकी है। तो SO3 इसी टेम्परेचर पे फिर से ब्रेक कर जाती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। SO3 ब्रेक करती है SO2 के अंदर और हाफ मोल्स ऑफ O2 के अंदर, ठीक है। वो तो बैलेंसिंग की बात होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ अदर रिएक्शंस को लेके इसकी। तो देखते हैं जिंक सल्फेट डॉट सेविन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हाइट विट्रॉल। इसके साथ अगर बच्चों मैं NaOH का यूज करता हूँ तो आप बताओ जल्दी से क्या आंसर बनेगा। बेटे जी एक्वस NaOH, क्या आंसर बनना चाहिए? बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, मेजर आंसर बात कर रहा हूँ। और जिंक हाइड्रोक्साइड को अगर आप फर्दर हीट कर देते हो तो आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड, एज वो मिलेगा। अगर इस जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आपने फिर से NaOH का यूज करा दिया तो आपको मिलेगा सोडियम जिंकेट, मतलब Na2ZnO2 मिल जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इसके बाद समझो बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। यस, नाउ इट इज़ ए ZnSO4.7H2O। ध्यान दो, अगर इसके साथ मैं बच्चों यूज़ करूँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो फिर यहाँ से आपको दो बेटा मिलेंगे प्रोडक्ट। एक तो जिंक का कार्बोनेट मिल जाएगा और प्लस बच्चों मिलेगा जिंक का हाइड्रोक्साइड, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा और बिकॉज ऑफ कार्बोनेट यहाँ से ये आपको मिलेगा एडिशन कंपाउंड, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा और कार्बोनेट भी देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो फिर बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा आंसर ZnCO3 जिंक कार्बोनेट मिल जाएगा। अभी इसके साथ देखो ध्यान से, अगर मैं बच्चों यहाँ पे यूज करूँ HNO3 तो मिलेगा जिंक का नाइट्रेट, NO3 आपका ट्वाइस मिल जाएगा। फिर अगर इसके साथ जिंक कार्बोनेट को अगर आप सीधा हीट कर देते हो तो हीट करने बच्चों मिलेगा जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का अगर आप रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट HCl के साथ तो यहाँ से एक सॉल्ट मिलेगा आपको ZnCl2 आपको मिल जाएगा सॉल्ट। आपको इतनी बात समझ में आ गई? यस। और अगर इसमें क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट होगा वाटर का तो आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ से एक प्रोसेस आता है बच्चों की ZnO आपका फॉर्म हुआ है इस पॉइंट पे। तो ZnO का अगर आप रिडक्शन कराते हो, रिडक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन कोक, तो बेटा ये कन्वर्ट होगा जिंक के अंदर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ZnO को अगर आप इसके साथ अगर आप यहाँ पे HNO3 यूज कर देते हो, HNO3 ZnO के साथ ऑक्साइड, तो आपको ऊपर मिल जाएगा जिंक नाइट्रेट, आपको मिल जाएगा, सॉरी दिस इज जिंक नाइट्रेट, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंप्लीट रिएक्शन है, इसको मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इसके साथ बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, तो फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा दिस इज ए Zn3 हो जाएगा और PO4 आपका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, जिंक फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन की। अगर बच्चों मैं यहाँ पे यूज़ करूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो फिर यहाँ से मिलता है जिंक सल्फाइड, ठीक है। और अगर इसके साथ अगर आपने यूज कर दिया HCl8 डाइल्यूट, तो फिर आपका आंसर मिलेगा यहाँ से ZnCl2.2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिंक होता है फिनिश। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मरकरी के बारे में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।